मेरे ख्याल में बुरा एक्सपीरियंस होगा कि आप यहाँ पे चाह रहे थे कि आप एन 104 में इस ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ते, क्या सीन बना कि आपने क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया? सरदार साहब NA 104 से कागजात नामजदगी मेरे जमा हुए। जिस दिन कागजात मंजूर हुए उस दिन 7 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हमारे हक में उन्होंने ऐलान किया। 2 जमातें ऐसी हैं जिनके 2,500 से 3,000 अलग अलग वोट हैं, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया। 7:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि कागजात मुस्तरद हो गए। कोई रीजन बिहाइंड दैट, क्या वजह क्या थी ऐसी? खौफ था, डर था। ये यंगस्टर्स जो नवाबों, वडेरों, जागीरदारों के मुकाबले में आ रहे हैं, अनबीटेबल होंगे मुस्तकबिल में अगर ये पार्लियामान में आ गए। ये जो आपको रोका जाता है, आप देखें, आपने तो मेरे ख्याल में कभी भी आर्म फोर्सेस के खिलाफ या इस हवाले से कभी आपका स्टांस क्लियर है? फौज हमसे बड़ा प्यार करती है। 4 दिन पहले भी फैसलाबाद आ रहे थे, जो मेरे पास इत्तलात है। हाँ, वो आपको कैंसिल तब भी रोका जाए, क्यों वजह? आखिरकार अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपको रोका क्यों? सर रोका, फिर हुकूमत टकटली करती है, वो गिले शिकवे करती है, एक दूसरे को राजी रखना पड़ता है। कोलेटरल डैमेज में हम जैसे लोग मारे जाते हैं, शार के पर्दों में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे हम नाम भूल गए। आई डोंट नो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है मेरी समझ से बाला तेरे पास। मुझे दुख हुआ, खुदा की कसम मुझे दुख हुआ कि हमें अपने मुल्क से वफा का ये सिला मिल रहा है। ये आपकी पार्टी क्या है? आपकी सेकुलर है, मजहबी है? आप क्या नजरियाती, किस तरह से अपने आप को? हम कौमी जमात है जिसमें हर मकतब रिकर्कशन से। आपके बारे में किस्म को कहा जाता है कि आप खवातीन को जो है किस्म का उनको बहुत ज्यादा हिट करते हैं, उनके राइट्स के ऊपर जब खवातीन बात करती है। अच्छा, आपने जिस दिन सवाल किया ना, शहीद साहब सामने खड़े होकर कहता है कि खवातीन मार्च मेरे साथ मिलकर निकालो, डॉक्टर आफिया की बात करें, क्या वो खातून नहीं है? शहीद साहब भी कहता है कश्मीर की डॉक्टर आसिया इंदराबी जो तिहाड़ जेल हिंदुस्तान में कैद है, मेरे नजदीक तो कौम की बेटी वो है, उसके लिए बात करो, उसके लिए नहीं बात करते, कहते हैं हमारी फंडिंग रुक जाती है। तो मैं तो बेनकाब करना चाहता हूँ, खवातीन के हकूक की आड़ में LGBTQ के नारे न लगाए जाए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बुनियाद पर हम जिन्स परस्ती के नारे न लगाए जाए। मैं तो इसको क्रिटिसाइज करता हूँ। और हमने इतना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि अब औरत मार्च जब निकलती है फलस्तीन के झंडे हाथ में लेकर निकलती है। डिटेल एक आर्टिकल छपा है जिसमें खास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से कहा गया कि वो सारे के सारे एक वो काले जादू टोने से पूरे निजाम चल रहे थे और इमरान खान को बाकायदा एडवर्टाइज किया गया था। इन मौजूआत पे नून लीग ने भी कमेंट्स किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, मजहबी जमातों ने भी किया है। तो मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ। एक खातून, बापर्दा खातून, किसी किस्म की तनकीद करना एक गैरतमंद मर्द का शेवा नहीं होता, वो सब लानत का मुस्तहिक है। और अगर कोई मरियम बीबी पे भी जाती अटैक करे तो वो भी लानत का मुस्तहिक। पॉडकास्ट में सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होने जा रहा है। इस हवाले से हमारे फैसलाबाद की सियासत इंतहाई ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ के जो 5 हलके हैं, 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में इलेक्शन होगा। इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरपर्सन शहीर हैदर सैलवी, जिन्होंने एक यूथ पार्लियामेंट की बुनियाद रखी, उनका आज यहाँ पर विजिट था, तो हमने इन्हें अपने पॉडकास्ट में मदद किया। सैलवी साहब, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम सरदार साहब। सैलवी साहब, क्योंकि आप मैं हमेशा से, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 10-15 साल से आपको जो है वो देखता आ रहा हूँ, और फैसलाबाद में चूंकि पिछले, क्योंकि आपका बड़ा मेरे ख्याल में बुरा एक्सपीरियंस होगा कि आप यहाँ पे चाह रहे थे कि आप एन 104 में इस ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ते, लेकिन वो क्या सीन बना कि आपने क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया? अब आज आप अपनी पार्टी के लिए तो विजिट कर रहे हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं आए? सरदार साहब, NA 104 से कागजात नामजदगी मेरे जमा हुए। जिस दिन कागजात मंजूर हुए उस दिन 7 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हमारे हक में उन्होंने ऐलान किया। एक दिन की, पहले दिन की प्रोग्रेस बता रहा हूँ। 2 जमातें ऐसी हैं जिनके 2,500 से 3,000 अलग अलग वोट हैं, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया। एक जमात जिसके उम्मीदवार ने 16,000 वोट लिया था, उनसे रात को 11 से 2 बजे तक की 3 घंटे की मुलाकात हुई और उनको मैं इन पे कन्विंस कर गया कि आप हमारे हक में दस्तबरदार होंगे, एंड दे वर कन्विंस्ड। ये पहले दिन की रोदात थी कि हम आधा वोट अपने विनिंग वोट की निस्बत जितना चाहिए था वो हम गेन कर चुके थे। और ये सारा वोट जो आपको मैंने गिनवाया, इनमें से हमारा एक नहीं था। ये हमारा इसके बाद स्टार्ट होना था। हमने बाजारों के विजिट शुरू कर दिए। दूसरा दिन रात को 7:30 बजे तक हमारी कैंपेन जारी रही। 7:30 बजे मुझे हमारे मीडिया के फोकल पर्सन है मोहम्मद बिन तारिक, उनका मैसेज आता है कि कागजात मुस्तरद हो गए।
मैंने कहा 7:30 बजे आरओ ऑफिस खुलता है, रात को कागजात मुस्तरद होते हैं, हम सीधा आरओ ऑफिस के 8 8:30 बजे, वहाँ पुलिस मौजूद थी। वन ऑफ द कांस्टेबल टोल्ड मी कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, लेकिन आपके ऑर्डर्स जो हैं वो मेरे पास है, बट आई कैन नॉट शो देम टू यू। नहीं, आप कोई रीजन बिहाइंड दैट, क्या वजह क्या थी ऐसी कोई रीजन आपको पता हो? खौफ था, डर था कि ये यंगस्टर्स जो नवाबों, वडेरों, जागीरदारों के मुकाबले में आ रहे हैं, ये यंगस्टर्स अनबीटेबल होंगे मुस्तकबिल में अगर ये पार्लियामान में आ गए। खौफ था कि हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट जिनको दिया जाता है, उन लोगों ने हमारे जवान जो शहादतें देते हैं उनको दहशतगर्द बोला था जब वो अपोजिशन में थे, जो आज हुकूमत में बैठे। मरियम बीबी के जलसों में ये नारे लगते थे, हनीफ अब्बासी की गिरफ्तारी पे जीएसयू के बाहर ये नारे लगे थे। उस वक्त फौज के जवानों का दिफा करने वाले हम थे। खौफ था कि जिन्होंने खालिस्तान की लिस्टें प्रोवाइड की थी हिंदुस्तान को, जिन्होंने बांग्लादेश को तोड़ा था अपनी कुर्सी की लालच में, हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को इकट्ठा देखना चाहते हैं, एटलीस्ट सेम फॉरेन पॉलिसी एंड सेम डिफेंस पॉलिसी। खौफ था कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले वो लोग जिनकी पार्टी में उन 300 खानदानों का एक शख्स भी नहीं है जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों के घोड़े कुत्ते नहलाए थे। खौफ था। आज वही रूलिंग पार्टी है जो नारे लगाती थी, जो जैसे आपने हनीफ अब्बासी का केस कहा या दीगर जो मामलात थे उनमें जब ये नारे लगाते थे, अब वो तो रूलिंग पार्टी है। फिर आप मैं अच्छा, नारे आप उस वक्त भी फौज के हक में लगाते थे और आज भी आप फौज के हक में। हमने तो the one who is born in CMH has no right to speak against its armed forces। मेरा तो ये मानना है, I was born in CMH पेशावर। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि कई जगहों पे इन्फ्लुएंस लोकल एमएनएस का पता नहीं किस वजह से ज्यादा होता है, किस तरीके से किसको ऑब्लाइज किया जाता है, क्या होता है। मुझे दुख होता है, हमारा जो भी हुआ गलत हुआ। और मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ सरदार साहब, ये जुल्म हमारे साथ, इसलिए मैं इसे जुल्म कहता हूँ कि ये हमारी 1.5 दिन की कैंपेन नहीं थी, इसके पीछे 14 साल की स्ट्रगल थी। जिस उम्र में मेरी उम्र के लड़के शीशा बार्स में एंजॉय करते थे, जिनके पांचों कहते हैं उंगलियां घी में सर कढ़ाई में होता था, हम ऐसे घर में पैदा हुए थे कि अल्लाह ने सारी चीजों से नवाजा था। अल्लाह का बड़ा करम है। घर में अगर 1-2 सरकारी गाड़ियां खड़ी होती थी और अपनी जाती खड़ी होती थी, उसके बावजूद सुजुकिया से लटक के मैं जाता था, बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड टू यूज दोस कार्स। मैं यूनिवर्सिटी में, आई रिमेम्बर एपकॉम्स थी, आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, इट वाज एफिलिएटेड विद यूटी टेक्सला। तो मैं वहां से छुट्टी टाइम 2 बजे, पिंडी में हमारा घर होता था, लेकिन मैं श्री कृष्ण रोड के हॉस्टल में रहता था। उसकी वजह ये थी कि मैं वहां जाके यूनिफॉर्म उतारी, शेरवानी पहनी और वजीराबाद चला गया, रात को खिताब किया, वापस आया। अगले दिन फिर मतलब रात को हाईएस्ट का सफर करके पिछली 3 सीटें वो हमारे दोस्त मेहरबानी करते थे बुक करने पे, सो जाता था। सुबह यूनिफॉर्म फिर पहनी, यूनिवर्सिटी के वापसी पे मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, मक्केवाल, इन इलाकों में एड्रेस किया, तो नौजवानों को गैदर किया। ऐसे पाकिस्तान जाती पार्टी बनी सर, ये वैसे तो नहीं बनी ना। मतलब 3 साल हुए पार्टी को बने, और ये एजे के जीबी में भी स्टैंड करती है, ये 4 सूबों में भी स्टैंड करती है, विद हैविंग नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन, विद हैविंग नो लेवल प्लेइंग फील्ड इवन। ये लियाकत बाग को क्या वजह, उसके पीछे बिहाइंड रीजंस क्या है? 11 साल की स्ट्रगल है, 16 साल की उम्र। ये जो आपको रोका जाता है, आप देखें, आपने तो मेरे ख्याल में कभी भी आर्म फोर्सेस के खिलाफ या इस हवाले से कभी आपका स्टांस क्लियर है? फौज हमसे बड़ा प्यार करती है, तो और पूरे पाकिस्तान में हमें, मुझे ब्यूरोक्रेसी के भी 80% एंड अबव लोगों ने हमेशा बड़ा, एक हमारी उम्र के या हमसे 5-7 साल जो बड़े, आप अभी 4 दिन पहले भी फैसलाबाद आ रहे थे, जो मेरे पास इत्तलात है। हाँ, वो कैंसिल भी रोका जाए, क्यों? वजह आखिरकार, अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपको रोका क्यों? सर, रोका फिर हुकूमत टकटली करती है, वो गिले शिकवे करती है, एक दूसरे को राजी रखना पड़ता है। उस खाते में कोलेटरल डैमेज में हम जैसे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी तो वैक्यूम है इस वक्त, तो देखिए वैक्यूम सर हम कवर करेंगे, स्पेसिफिक पर्सन और विदाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए जदोजहद करेगी। हमारे साथ
हर तबके का बंदा है जो हमसे 5-7 साल बड़ा या छोटा है, जहां आप इशारा कर रहे हैं उनमें जो बाबे हैं वो शायद हमें पसंद ना करें, उन्होंने हमें सुना नहीं होगा, जिन्होंने हमें यूनिवर्सिटियों में सुना है, जिन्होंने हमें कॉलेजेस में सुना है, जो एंड्रॉइड के दौर में पैदा हुए हैं, उनके अंदर वही अपने वतन के लिए तड़प है जो शहीद हैदर सियालवी के अंदर वतन के लिए तड़प है। वो वही पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो अपने फैसले खुद करे, जिसके फैसले अमेरिका ना करे। वो वही पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसकी इज्जत अक़वाम आलम है। वो वही पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसकी हाँ और नाम है अक़वाम आलम के फैसले हो, जो ख्वाब हम लोग देखते हैं। अब तो वो हो रहे हैं, हो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी विद। अब हो रहे हैं। जहां तक बात है, अच्छा अब मैं आपको उसमें भी बताऊं, उसमें क्रेडिट जाता है आपके जनरल आसिम मुनीर को। अगर आप ये कहें कि क्रेडिट मियां साहब को जाएगा, जरदारी साहब को जाएगा, आई रिमेम्बर, ये चीज मैं भी आपको बताऊं, 6 मई को इंडिया ने अटैक करना शुरू किया पाकिस्तान पे। पहले हमारी मसाजिद को, मदारिस को शहीद किया। 7-8 मई को उन्होंने ड्रोन भेजना शुरू किए। पीटीआई मजाक उड़ा रही थी आर्म फोर्सेस का, और नून लीग खामोश बुत बन के बैठी हुई थी। बड़े मियां साहब जिनके बारे में कहा गया था कि पूरा ऑपरेशन बुनारुल मरसूस उन्होंने प्लान किया था, मियां साहब के ट्विटर अकाउंट में उन्हें साम सूंगा हुआ था। 11 मई तक मियां साहब नहीं बोले थे, जब तक हम रिस्पॉन्ड करके नहीं आए तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद का ट्वीट मियां साहब पे नहीं आया था। और इन 4 दिनों में जब पूरी कौम में खौफ का और हू का आलम था, अगर इंडियन मीडिया पे वाहिद आवाज पाकिस्तान से गरज रही थी और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही थी, वो आवाज हमारी थी। कोई शक नहीं। इंडिया का कोई चैनल उस वक्त खोल लेते हैं। उसके पीछे राज की एक बात यह कि मैं जब जाता था अपनी वालदा को जैनवाज पे बिठा के जाता था कि माँ मेरा जिहाद तो यही है, मेरी फौज बॉर्डर पे लड़ रही है और मैं नजरियाती सरहदों का दिफा करूंगा। तो सर बात यह है कि जो आप कह रहे फॉरेन पॉलिसी उसमें सिंगल पर्सन का काम है। इस जमूत को फिर कैसे तोड़ेंगे आप, कैसे तोड़ेंगे सर? आपकी जात को एक किस्म का सर किया जाए फैसलाबाद इज कंसर्न, ये इस जमूत को तो आप तोड़ेंगे। हाँ, शार के पर्दों में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे हम नाम नहीं बैठे। जमूत को आपने तोड़ना है, इस बर्फ को आपने पिघलाना है। आई डोंट नो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है मेरी समझ से बाहर तेरे, बस मुझे दुख हुआ, खुदा की कसम मुझे दुख हुआ कि हमें अपने मुल्क से वफा का ये सिला मिल रहा है। हम लड़ के हार जाते दुख नहीं था, आप हरवा देते हमें दुख नहीं था, आपने मैदान में आने नहीं दिया, इसका तो दुख है, आपने लड़ना ही नहीं दिया। अच्छा, आपके हल्के जितने भी इस वक्त फैसलाबाद में, और फिर आपने हर हल्के में उम्मीदवार खड़े किए आपने? सर मैंने डेरा गाजी खान का इलेक्शन में एक कॉलेज प्रोफेसर खड़ा किया, वहां के बड़े 2 नवाब हैं नून और पीपी के, उनके मुकाबले में बहुत कदावर शख्सियात है उनके मुकाबले में। फैसलाबाद पीपी 116 से हमने एक वकील साहब को खड़ा किया, डिस्ट्रिक्ट बार के वो मेंबर हैं। हमने हरीपुर के NA18 से एक डॉक्टर साहब को खड़ा किया। हमने चित्राल के NA1 के ज़मीनी इंतखाबात में एक आलम वज़ीर को खड़ा किया। कहीं से उम्मीद है कि आप सीट निकालेंगे? सर मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त आप ये देखें पाकिस्तान में 180 के करीब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से सिर्फ 2 जमातें जिन्होंने इन 4 जिलों में अपने बंदे खड़े किए, एक नून लीग है, एक हमारी जमात। पीपल्स पार्टी ने भी सिर्फ इनमें से 2 जिलों में खड़े किए, 4 में नहीं खड़े कर पाई। हम इस पंजाब की दूसरी बड़ी या तीसरी बड़ी जमात बन के उभर रहे हैं। सर मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्या कामयाबी, मेरा बंदा 100 वोट ले, 10,000 ले, 20,000 ले या 1000 वोट ले, सर मेरे बंदे का खड़ा हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी। जहाँ इतना इस्तराब है कि सियासी जमातें टिकट लेके फिर रही होती है, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता। इलेक्शन तो सरदार साहब हम उस दिन जीत गए थे जिस दिन हमारे कागजात मुस्तरद हुए थे, हमारी वो फतह थी, हमारी आंखें नम हुई थी, लेकिन पर्सन रैंक में या फिर उसने कहा तुम अपनी फतह का जश्न मनाओ कि तुम जीते हो, तुम्हें इसका। अच्छा, हुकूमत के ऊपर बात कर रहे हैं आप, आपने कहा कि मरियम नवाज या दीगर लोग या इवन देन नून लीग का आपने नाम लिया कि वो उस वक्त जो है वो नारे लगा रहे थे, उस वक्त भी आप जो है वो आर्म फोर्सेस के साथ खड़े थे, आप उनके हक में थे। उसके बाद जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मजाक उड़ाया तब भी आपकी आवाज थी सर, मैं और आप ही एक किस्म के आगे बोल रहे हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में एक हक है ना, मेरा पूरा टब्बर बॉर्डर पे सर्व कर चुका है, मेरे वालिद ने 32 साल सर्व किया, my younger brother was at the highest post of Sachin, मेरे मामू वाहिद ऑफिसर थे who got 4 medals जुर्रत और बहादुरी के, मेरी खाला का दायां बाजू, टांग और आंख शहीद हुए आले बाजार के वाक़े में, कर्नल समिया। तो
मेरे नाना पेंसिल टुडे one of the cousin of my father remained POW in Indian jail in 1971 for 3 years. कजन्स मेरे एयरफोर्स में हैं, आर्म फोर्सेस में हैं। एक घर में आपको घुटी में ही हुबल वतनी मिली है। ये आपकी पार्टी क्या है? आपकी सेकुलर है, मजहबी है? कौन अच्छा, जमात? अभी तक इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाए अवाम भी, और खास तौर पर बहुत सारे हल्के जो है वो इसी शशोपंज में है कि आप सेकुलर हैं, आप क्या मजहबी तबका हैं, आप क्या नजरियाती, किस तरह से अपने आप को। हम कौमी जमात हैं जिसमें हर मकतब फिक्र का शख्स है, जिसमें हर मजहब का शख्स है, जिसमें हर खित्ते का पाकिस्तान है, जिसमें लेकिन आपके बारे में किस्म के कहा जाता है कि आप खवातीन को जो है किस्म का उनको बहुत ज्यादा हिट करते हैं, उनके राइट्स के ऊपर जब खवातीन बात करती है। अच्छा, आपने जिस दिन सवाल किया ना, सॉरी सरदार साहब, मैं गलती से आपको टोका। आपकी फैसलाबाद के जितने कैंडिडेट्स की कैंपेन थी, मैंने कहीं खवातीन को वोट मांगते हुए नहीं देखा। आज घंटा घर चौक में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की खवातीन विंग, हमारी बहनें हमारे साथ चल रही थी, खवातीन से वोट मांग रही थी। हमारे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का अपना वुमेन विंग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वुमेन विंग है, और यहाँ पर जो एहतराम खातून को दिया जाता है वो वही दिया जाता है जो अपनी सगी बहन को दिया जाता है। जिस दिन हमने वुमेन विंग लॉन्च किया था, उस दिन तमाम खवातीन जो आई थी हमारे वुमेन विंग में, उनके वालिदैन को भी दावत दी गई। मेरी वालदा, मेरी वाइफ और मेरी बहन, तीनों ने उनको रिसीव किया कि अगर चेयरमैन के घर की खवातीन मौजूद है तो बाकियों की माँ, बहन, बीवी, बेटी भी सेफ है यहाँ पर। अच्छा, नंबर 2, जिस तरफ आपने इशारा किया औरत मार्च की तरफ, वुमेन राइट्स की, मेरे नजदीक पाकिस्तान ने जितने राइट्स दिए खवातीन को दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दिया, स्टेट के तौर पे भी और अवाम के तौर पे भी। हम उसे समझ नहीं सके। पोर्ट्रे गलत किया गया, पोर्ट्रे शर्मीन आबिद चनाई की एक फिल्म से कर दिया गया, पोर्ट्रे मलाला के एक उस ड्रामे से कर दिया गया। हकीकत क्या है? हकीकत सरदार साहब ये है कि पाकिस्तान नेवी में खवातीन है, एयरफोर्स में खवातीन है, आर्मी में खवातीन है, आपकी मीडिया इंडस्ट्री में मर्दों से ज्यादा खवातीन है, एजुकेशन की फील्ड में मर्दों से ज्यादा खवातीन है, आपके जहाजों में खवातीन है, आपकी बसेस में खवातीन है, आपके उबर और करीम में खवातीन है, आपके स्पोर्ट्स की हर फील्ड में खवातीन है। आपका पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जहां पे आपकी खातून इलेक्शन लड़े तो पूरी की पूरी सीटें जीत जाए, पूरे पार्लियामान की तो जीत सकती है, अगर ना भी जीते तो 60 सीटें रिजर्व नहीं है उसके लिए। नेशनल असेंबली में, हर सूबाई असेंबली में उसके लिए सीट रिजर्व है, हर जिला काउंसिल के अंदर, हर यूनियन काउंसिल में उसकी सीट रिजर्व है। और क्या अच्छा, एक और, लेकिन आपके ऊपर फिर लेबल क्यों लगाया जाता है कि शहीद सियालवी जो है वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान में, जब खवातीन मार्च करती हैं या खवातीन अपने राइट्स के ऊपर बात करती है तो शहीद सियालवी सामने खड़ा होता है। हाँ, शहीद सियालवी सामने खड़े होकर कहता है कि खवातीन मार्च मेरे साथ मिलकर निकालो, डॉक्टर आफिया की बात करें, क्या वो खातून नहीं है? शहीद सियालवी कहता है कश्मीर की डॉक्टर आसिया इंदराबी जो तिहाड़ जेल हिंदुस्तान में कैद है, मेरे नजदीक तो कौम की बेटी वो है, उसके लिए बात करो, उसके लिए नहीं बात करते, कहते हैं हमारी फंडिंग रुक जाती है। तो मैं तो बेनकाब करना चाहता हूँ, खवातीन के हकूक की आड़ में LGBTQ के नारे न लगाए जाए, खवातीन के हकूक के आड़ में मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बुनियाद पर हम जिन्स परस्ती के नारे ना लगाए जाए। मैं तो इसको क्रिटिसाइज करता हूँ। और हमने इतना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि अब औरत मार्च जब निकलती है फलस्तीन के झंडे हाथ में लेकर निकलती है। आप इसमें क्रेडिट अपने आपको देते? नहीं देता, उन लोगों को देता हूँ जो हमारे साथ निकले थे, मैं अकेला क्या हूँ। मैं ये क्रेडिट इस माइक को देता हूँ। इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। इसके पीछे आप जैसे वो लोग हैं जिन लोगों ने वॉलंटियरली हमारी आवाज पब्लिक तक पहुंचाई। अदरवाइज हु एम आई? मेरी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस पार्टी थी? हु न्यू मी बिफोर दिस? ये आप लोग हैं जो खुद सेल्फ मेड हैं, उनको एक सेल्फ मेड लड़का पसंद आया, यार ये जो बातें कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहा, ये हम कर रहे हैं। कई ऐसी बातें वो आप नहीं कह सकते, आप चाहते हैं कि हम बोल। अवाम में आप रिकग्नाइज हो चुके हैं, ख्वास में क्या बोलिए? वाह, ये तो हम कहते हैं काश। इसका तो जवाब हम सुनना चाहते हैं। वक्त लगेगा, नहीं तो ये अवाम किसी दौर में खास हो जाएगी।
जो आज असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर है, किसी दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनेगा, किसी दौर में चीफ सेक्रेटरी भी बनेगा। जो आज कप्तान मेजर है, किसी दिन फील्ड मार्शल भी बनेगा। जो आज यूसी चेयरमैन है, किसी दिन एमएनए भी बनेगा। जो आज सेशन जज है, किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनेगा। तो मैसेज ऑफ टाइम व्यवस्था रहे, कहते हैं उम्मीदें बाहर रख। आप व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमारा शजर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम है, उम्मीदें बाहर में है अल्लाह ताला की जात से। को कितने सालों में आप समझते हैं कि आप जो मेन स्ट्रीम पार्टी के रूप में आएंगे? सरदार साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। मलाला कितनी देर में आई सामने? बस एक गोली लगी शायद, वो उसके बाद वो सामने आ गई। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ये वेरी अनप्रिडिक्टेबल। खान का सारे कहते हैं ना जी 30 साल की मेहनत है। सर 20 साल की मेहनत तो आपने 0 से मल्टीप्लाई की थी। एक मीनार पाकिस्तान जलसा या एक पेशावर का 2.5 दिन का धरना, खान यूं उससे पहले हुआ खान नो। लोग मजाक उड़ाते थे, शेख रशीद जैसे लोग मजाक उड़ाते थे। एमक्यूएम के बारे में जरा सी एमक्यूएम दूर की बात, जमात इस्लामी का यूथ विंग मिनी स्टूडेंट विंग वो उसे अगवा कर लेता था जामिया पंजाब में। दिस वाज इमरान खान। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनप्रिडिक्टेबल है। अल्लाह जब अवाम के दिल में जगह बना ले, जब आपका कोई चक्कर लग जाए। अभी तो माइनस इमरान खान है, और इस वक्त जो हमें नजर आता है, जारी बात है हम बड़ी गहरी नजर रखते हैं अवाम पे भी, यूथ पे भी, तो यूथ में जो है पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त रूलिंग पार्टीज की 0 है। यस। अच्छा, उनको इसमें देखिए, हमें कुछ, मैं आज भी कहता हूँ, मैं बांगे धैर कहता हूँ, कैटेगोरिकली कहता हूँ कि आज भी अगर फैसलाबाद में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे पीटीआई खड़ी होती तो शायद नून लीग में से कोई भी पता ना जीतता। इतना वोट बैंक आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है। माइनस इमरान खान हो चुका, इस यूथ को एंगेज करने के लिए आप नहीं समझते कि आपसे बेहतर चेहरा कोई नहीं है, या आपकी जात को क्यों नहीं एक किस्म का एक्नॉलेज किया जा रहा? सर एक्नॉलेज यूथ तो कर रही है। आपका सवाल ये जिन्हें करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आप उनसे करें। तो मैं तो नहीं इसका जवाब दे सकता। यूथ तो कर रही है, और ऑर्गेनिक तरीके से आने का एक अपना मसला है। इनऑर्गेनिक तरीके से हम आना भी नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए जो नून पीपी को ना सही, जो जहांगीर तरीन को दी है वही तो लेवल प्लेइंग फील्ड उतनी तो दे दो यार हमें। हाँ। हम लियाकत बाग भरते हैं सरदार साहब, एक मीडिया का चैनल का टिकर भी नहीं चलता। डीएसएमजी सफिया होती है, हम एमए जना रोड भर देते हैं। हमारे जलसे से 1 घंटा पहले पुलिस आके कुर्सियां उठा देती है। एमए जना रोड पे लोग बैठ के मैदान भर देते हैं। हम शेखुपुरा का कंपनी बाग भर देते हैं, बहुत बड़ा कंपनी बाग है। हम गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट का लॉन बहुत बड़ा है, हम भर देते हैं। मीडिया कवरेज में माइक सबके पहुंच जाता है। हम कहते हैं हमें एक बार दिखा दो, हमारा दर्द अवाम को सुना दो। आप यकीन करें हम इलेक्शन में महंगा बादश हैं। हम आज भी चैलेंज करते हैं। जीबी में इलेक्शंस हो रहे हैं, एजेके में इलेक्शंस हो रहे हैं अगले 3-4 महीनों में। जीबी के 24 हलकों में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग तय कर चुके हैं हमारे टिकट्स पे कौन होगा। हाँ, कोई ज्यादा अच्छा बंदा आए तो पहले वाले से हम रिकमेंडेशन लेंगे कि अगर आप बैठना चाहते हैं तो ठीक है इनको दे देते हैं, वरना हमारे रिजर्व कैंडिडेट। एजेके में 10 के 10 अजला में हमारी टीमें बन चुकी हैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी की। और हम आपको शायद नजर आए नून 1-2 सीटों पे ना खड़ी हो, हम हर जगह पे खड़े होंगे। हम जिस सीटों पे भी उस पर मेरा चैलेंज है मरियम आपा को भी और बिलावल साहब को भी। मरियम आपा की मैं बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ कि खातून सियासतदान है, इख्तिलाफ राय अपनी जगह। मैं उन दोनों को चैलेंज करता हूँ, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो एक ही स्टेज पे लाएं। स्टेज आपका होगा, मजमा आपका होगा, आवाम आपकी होगी, जगह आपकी होगी, वहां हमें बुलाएं। आप अपना मैनिफेस्टो दें, बिलावल साहब अपना मैनिफेस्टो दें। मैं वल्लाह कहता हूं मैं एक कारकुन अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन वापसी पे 80% से ज्यादा बंदा मेरे साथ बाहर निकलेगा इंशाल्लाह। ये ग्रैंड डिबेट पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पा रही? देखिए हो रही है, हर एक किस्म का जो बड़े कंट्रीज है उनमें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क ये बेनकाब होता है, इनका निजाम बरहना होता है, इनकी हकीकत दुनिया के सामने आती है। ये कितने छोटे लोग हैं दुनिया को अंदाजा हो जाता है। दुनिया इनके म्यार का अंदाजा इनके गाड़ियों से और प्रोटोकॉल से लगाती है। दुनिया इनके म्यार का अंदाजा इनकी आइडियोलॉजी से नहीं लगाती। दुनिया इनके म्यार का अंदाजा इनके सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो से नहीं लगाती।
मैं कहता हूँ आज मेरा चैलेंज है, आप इस क्लिप को काट के सबसे शुरू में लगा दें, मरियम आपा को, बिलावल साहब को। मजमा भी आपका होगा, ऑडिटोरियम भी आपका होगा ना, रिपीट स्टेज भी आपका होगा। आप दोनों खड़े हो और मुझे बुलाएं। आप अपना मैनिफेस्टो, पाकिस्तान की मईशत का हल क्या है, कैसे बेहतर होगी, फॉरेन पॉलिसी कैसे आजाद और खुद मुख्तार होगी, पाकिस्तान कर्जों से कैसे पाक होगा, पाकिस्तान अपने फैसले कब खुद करेगा, 110% कब करेगा। इन 4 सवालों का जवाब सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो आप दें, फिर मैं दे दूं। अवाम आपकी। ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर शेख सैलवी का मौक़िफ़ लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत के ऊपर मैंने कहा था बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं चूंकि जारी बात है, आप सारा दिन ऐसे अब वो कहते हैं ना कि बड़े लीडर बन रहे हैं, आप एक चल है, हर जगह खताब हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में मैं चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे नाज़रीन ज़रूर जानना चाहते हैं कि भाई शहीद हैदर सैलवी आए और उनके बारे में हमें पता ना चल सका। ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसा कौन सा काम है जो अगर शहीद हैदर सैलवी रोज़ाना की बुनियाद पर ना करे तो वो समझते हैं कि मेरा आज का दिन नहीं गुजरा था। मैं अपनी वालदा को कॉल करता हूँ जलसों से पहले, मैसेज कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, आप दुआ कर लें। उनका रिस्पांस ना आए तो वाले साहब को कर देता हूँ। एक तो ये है, मतलब जिस पे मैं मुतमईन हो जाता हूँ। अक्सर औकात भूल गया तो 80% चांसेस होते हैं कि वो जलसा कामयाब नहीं होता, मतलब एक इनर सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होता ना आपका। और बाकी कोशिश मेरी ये होती है, क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों का टाइम भी पार्टी को दे रहा हूँ, इस आइडियोलॉजी को दे रहा हूँ। अगर मैं घर हूँ, रात को लेट नाइट भी पहुंचूं, तो कोशिश ये होती है कि उनको लेके 10-15 मिनट के लिए बाहर कोई बर्गर शौरमा खाएं, कोई आइसक्रीम खाएं। स्टूडेंट दौर से आप एक किस्म का पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन कभी जिंदगी में मोहब्बत भी हुई, ये खास? हम मोहब्बत की शादी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी मोहब्बत कामयाब मोहब्बत है। अच्छा, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर द लकीस्ट पर्सन among those very few luckiest person। अच्छा अच्छा, लव मैरिजेस कहते हैं कामयाब नहीं होती, आपकी क्या कामयाब? देखिए ये छोटे मोटे चीजें तो चलती रहती है हर घर में, इख्तिलाफ राय भी होता है। जब आप एक ऐसे मसरूफ आदमी हो कि आप टाइम ही ना दे सकें, गिले शिकवे तो फिर घर वालों को होते हैं। लेकिन मेरी और मेरी वाइफ के मिजाज में एक चीज बड़ी कॉमन है कि अगर हम सुबह बड़ी ज्यादा भी दल कलामी हो जाए तो मेरे ख्याल है 15 मिनट बाद हम भूले हुए होते हैं। ये एक चीज है, और वी आर हैप्पी विद इट अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो बच्चे हैं उनकी वजह से तो एक बड़ा कमाल। मेरा एक बेटा है 5.5 साल का, सुल्तान सलाउद्दीन हैदर, और बेटी है फातिमा हैदर, वो 1.5 साल की है। उसने बड़ी रौनक लगाई होती है। सलाउद्दीन तो रोजाना कोई ना कोई नई कहानी लेके आ जाता है कोई ना कोई स्टोरी उसने उठाई होती है, तो रौनक लगी होती है उसी में। वो घर वाले भी मसरूफ होते हैं। म्यूजिक भी सुनते हैं? गजलें जनाब कभी कभार, कवाली शौक से सुनता हूँ, सूफी म्यूजिक बड़े शौक से सुनता हूँ। फिर क्योंकि लोग यहाँ से भी जज करते हैं ना कि अगर आप म्यूजिक ना सुनते हुए तो बहुत ज्यादा मजबूत वो आज जाने की जिद ना करो, फिर वो क्या था, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। तो हम वो 1965 के पुराने दौर के आप खुद यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जो आपको पसंद है म्यूजिक वो सारा 60s का है। हाँ, वो फिर इनकलाबी जो है हबीब जालिब को बड़ा, मंजर भोपाली को बड़ा सुनता हूँ। वो एक इनकलाबी शायर है। ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की कुर्सियां जला देना, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना, फिर राहत इंदूरी कमाल का आदमी कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। तो अच्छा, इतना पुराना सारी बात है, कहते हैं ना कि आपका एक ज़ौक है, लेकिन जो आज का म्यूजिक है, जैसे इस वक्त एक मिसाल के तौर पर सिद्धू मरने के बाद सर आज का म्यूजिक वो, अच्छा लोग उसको भी कहते हैं कि वो बड़ी स्ट्रगल थी उसकी और ये था उसका, पूरी स्टोरी लेते हैं। सर मेरा छोटा भाई फौज में, कभी कभार छुट्टी आते है तो उसने अंग्रेजी के वो रैप सॉन्ग्स लगाए होते हैं, मैं रोक के उसे 2 गालियां देता हूँ। मैं कहता हूँ पहले मुझे इसका मतलब बता के। कहता नहीं इसकी वो वाइब्स बड़ी अच्छी है। मैं ये कौन सी मतलब है कि इसमें कुछ समझ आ रही है तुम्हें, क्या ये बकवास क्या कर
नहीं, सिद्धू की तो समझ आती है ना। हाँ, वो जो उसके एक दो मेरे वो समाज से गुजरे थे, लेकिन सर जौक वाले लोग वही लोग थे। आज के दौर में जौक नहीं, और जौक है तो हिंदुस्तान में, अदब है तो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में नहीं। अदब, उर्दू अदब का ख्याल, उर्दू अदब का दर्द रखने वाले लोगों को हिंदुस्तान की आवाम मरने नहीं देती और पाकिस्तान की आवाम जीने नहीं देते। बहुत यहाँ बहुत छोटे भयानक लोग, सच्चाई आपने बयान की। यहाँ बहुत छोटे लोग बड़े बड़े मुशायरों में बैठे हो, और हिंदुस्तान में पत्थर उठाए जाके, आप हैदराबाद तक में कहीं, लखनऊ में कहीं, मुंबई में कहीं, आपको उर्दू के लिए कुर्बानियां देने वाले नजर आते हैं। यहाँ तो विरसे में हमें उर्दू तोहफे में मिल गई, हमें कदर नहीं है इसकी। हमें कौमी जुबान इसे कहते हुए शर्म आती है। माँ बोली पंजाबी है, पश्तो है, सराइकी है, फलानी है। भाई बहुत अच्छी माँ बोली है, हमें मोहब्बत है, लेकिन उर्दू फिर उर्दू, तो हमें जोड़ा इस जुबान में, हमें पाकिस्तान इस जुबान में लेके दिया। इसकी कदर आज कहीं पे है तो हिंदुस्तान के मुसलमान में। और सलाम है मंजर भोपाली जैसे लोगों को, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को, अकबर ओवैसी जैसे लोगों को। गो के पॉलिटिक्स में मुझे उससे इख्तिलाफ है, लेकिन ऐसे लोगों ने उर्दू को जिंदा रखा है। शेख शर्वी साहब, आप लाजमी तौर पे नज़रियाती भी हैं, उसके साथ साथ आप पे मजहबी टच भी पाया जाता है, एक रूहानी टच भी हमें आज थोड़ा सा देखने को मिला है। इस वक्त पाकिस्तान में एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लेफ्ट राइट की जंग हो रही है। ये 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर क्या स्टांस रखते हैं। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यानी फील्ड मार्शल को मजीद समझ के वो पूरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे पूरा शोर है कि जी वो जीरो से गिनती फिर शुरू होगी। जनरल आसिम मुनीर नो डाउट इस वक्त वो कमांडर हैं मेरे ख्याल में जिनकी अमेरिकी सदर ट्रंप आज तक मेरे ख्याल में उसने शायद किसी की इतनी तारीफ ना की हो जितनी हमारे फील्ड मार्शल की। और पूरी दुनिया इस वक्त उनकी बहादुरी की, उनकी कारनामों की मुतरिफ हो चुकी है। उन्होंने अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से साबित किया। अच्छा, इस सब जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी बनकर भी वो उभरे हैं। एक तरफ इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं कि क्रेडिट, इतना बड़ा नाम, और उसके पीछे इस चीज को लेके एक किस्म का ऐसा तासुर फैलाया जा रहा है कि शायद उनको इस चीज का कोई लालच था। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, गो के आपका स्टांस पूछ रहा हूँ। गो के ये पॉपुलर बयानिया नहीं है जो मैं अब बोलने वाला हूँ। I put him in high regard as far as his military appointment is concerned. और अगर आप कहते हैं कि जो चेन ऑफ कमांड है वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाए, आर्मी नेवी एयरफोर्स की, जो इस 27वीं तरमीम का हिस्सा था, हमने इसकी हिमायत की है। इसके अलावा सदर को इस्तिस्ना देना, गवर्नर्स को इस्तिस्ना देना, इसकी हमने मुखालफत की है। चेन ऑफ कमांड की चीज को ये आम पब्लिक को समझाया नहीं जा रहा। वो क्या है सर? पिछले चीफ साहब ने जब इंडिया पाकिस्तान का मामला बना था, वो कहते थे मेरे टैंकों में तेल नहीं। इस चीफ ने आपका पूरा पाकिस्तान का तो बयानिया आपके अगेंस्ट था। केपी में टीटीपी, पीटीएम, पीटीआई, पंजाब में पीटीआई, बलूचिस्तान में बीएलए एंड बीवाईसी, सिंध में सिंधु देश और 6 दरिया का मामला, गिलगित में चलो चलो कारगिल चलो के नारे, कश्मीर में कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे। और ऐसे में इंडिया अटैक करता है, आप अवाम को एतमाद में लिए बगैर बेखौफ व खतर आप उसको तुन के रखते थे। ये आपका तवक्कुल है। तो मैं इस पे तो क्रेडिट देता हूँ चीफ को। कोई और होता तो वो लेट चुका होता। तो अगर इस चीज का वो फायदा उठाते हुए चाहते हैं कि 2-4 साल और मैं इस मुल्क को बेहतर कर पाऊँ, तो मेरे ख्याल कोई इसमें बुराई नहीं है। मुशर्रफ ने भी इतना टाइम लगाया और तबाही की। अयूब ने भी जो है वो कोई ज्यादा अच्छे चंद नहीं चाड़े। लेकिन अगर एक बंदा आपको 6 महीने में, मैंने तो अपनी जिंदगी में 2 ही जंगें देखी हैं, मैं तो 65-71 की बात नहीं कर सकता, ना कारगिल की कर सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में 6 महीने में 2 ही जंगें देखी, दोनों हम जीते हैं। आई एम हैप्पी विद देम। अगर वो काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप दें एक्सटेंशन। आपको क्या मतलब है कि आप नए बंदे से लाके क्या आपने काम करवाना है? इमरान खान को रिहा करवाना है? वो तो ट्रंप नहीं करवा सकता। आप सारी जिंदगी उसको पापा बोलते रहे कि शायद वो आएगा रिहा करवा के, सोर्स ने नहीं किया। आप क्या मतलब है करवाना क्या चाहते? तो एक बंदा सही चल रहा है, लेट हिम डू हिज जॉब, उसे होना चाहिए।
जहां तक बात है सदर को इस्तिस्ना की कि उसे अदालत में लेके जाया जा सकता है, ये बात गलत है। सदर मुमलिकत है, वो हजरत उमर और हजरत अली से बड़ा नहीं है। बेशक। जब हजरत उमर से कोई पूछ सकता है कि नया कुर्ता कहाँ से है, हजरत अली को अदालत में लेके जाया जा सकता है, तो ये हमें इस्लाम ने दर्ज दिया है। जुडिशरी जो है इस वक्त एक किस्म का कोलैप्स हो चुकी है। अच्छा सॉरी, सो मोटो नोटिस का इख्तियार ले लिया जी, वापस ले जुडिशरी, लिया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जुडिशरी वाकई कोलैप्स हो चुकी है। आप प्लीज कह दी अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो आज देखें, कल की डेवलपमेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने दिया, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उसके बाद भी मजीद इस्तीफे जो है आने को ऑलमोस्ट तैयार है। अच्छा, बयानियां बनाने वाले ये कहते हैं कि जी ये वो लोग थे जो एक किस्म के पूरा फैज हमीद ग्रुप था और ये वो एक किस्म का सपोर्टिव स्टाफ था, लेकिन आप इसको किस नजर से देखते हैं? सर मैं इसको बड़ा अफसोस की नजर से देखता हूँ। आपने जुडिशरी के बाजू काट दिए, आप मुल्क में स्याह करें सफेद करें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। अदालतों में मौजूद जजों के इंटरव्यू आप लेके उन्हें अपॉइंट करें, एंड यू हैव टू डिसाइड कि हु वुड बी द चीफ जस्टिस। तो द चीफ जस्टिस वुड नेवर गिव एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन अगेंस्ट यू। फिर अदालत नाचेगी वक्त के हाकिम के सामने, अदालत नाचेगी हर दौर के यजीद के सामने, अदालत नाचेगी हर दौर के फिरौन के सामने। लेकिन सियालवी साहब, एक चीज, आप यही अदालतें थी जिन्होंने नाहक फैसले भी दिए, नाहक सजाएं भी दी, और ये फिर एक किस्म के वो कठपुतली तो ये शुरू से बने आ रहे हैं। अब ज्यादा हो। अच्छा सर, पहले 126वां नंबर था, अब मेरे ख्याल 150 क्रॉस कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली चीजों को आपने बेहतर करना था, रिफॉर्म करना था। सर आज लेट्स हैव अ डिबेट। सरदार साहब, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे 30 साल हो गए, 31 साल हो गए, मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक तरमीम नहीं देखी जो गरीब के लिए आई हो। मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक तरमीम नहीं देखी जो जिसमें ये हो कि 17 एंड अबव ग्रेड का गजेटेड ऑफिसर और एमएनए एमपीएस सेनेटर पे लाजिम होगा कि उसका बच्चा 10वीं तक की तालीम कम से कम जो है वो सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हाजी के बच्चे के साथ बैठ के अदा करेगा, तब जाके एक तालीमी निजाम आए। मैंने ऐसी तरमीम आज तक नहीं देखी पार्लियामान में आते हुए कि जो ऑफिसर रिटायर होगा या जज रिटायर होगा या एमएनए एमपीएस सेनेटर टेन्योर कंप्लीट करेगा, 2 साल तक रिटायरमेंट के बाद मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता। पहले उसके एहसास से, बीवी बच्चों के एहसास से, फ्रंट मैन के एहसास से, चेकों के 2 लाख की तनख्वाह वाले के पास 14 अरब के एहसास से कहां से? करप्शन खत्म हो। मैंने ऐसी तरमीम कभी पार्लियामान में आते हुए नहीं देखी। ये हम लाते हैं, हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा है। ये इलेक्शन कमीशन में हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था जिसके बाद हमारी पार्टी रजिस्टर हुई और हम इसी बेस पे इलेक्शन कर रहे हैं। यूं पाकिस्तान खुद मुख्तार बने। क्या होपफुल है कि आने वाले जनरल इलेक्शन तक आपकी पार्टी इतनी स्टैब्लिश हो जाएगी कि आप एक हिस्सा बकदरे जुस्सा ले सकें? सरदार साहब, क्या पता अगले 50 साल भी ना हो, क्या पता अगले 6 महीने में कोई और जिमनी इंतखाबात हो और हम फिर मेटा मार के चले गए। अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स, एनीथिंग कुड हैपन एट एनी टाइम। आपको ना रेंगते रहना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर आप स्टॉप कर जाते हैं 6 महीने के लिए, आपकी जगह बाकी कई लोग ले चुके होंगे और हम जैसे लोगों की तो जगह कई ले चुके होंगे। आखिर में एक चीज, क्योंकि इस वक्त जो है ना बहुत सारे लोग जो है ऑलमोस्ट देखिए हमारी पॉपुलेशन पूरी की पूरी इस वक्त में पीटीआई की तरफ है और उनके ज़हन में जारी बात है यही आइडियाज है कि बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जैसे आप खुद कह रहे हैं कि अनप्रडिक्टेबल है, यहाँ पर कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। कहा जाता था कि इमरान खान कभी भी नहीं जाएंगे, ये कभी भी नहीं एक किस्म का छोड़ के जाएगा। इमरान खान को हमने जाते देखा, नवाज शरीफ के बारे में यही कहा जाता था और यहाँ तक था कि ये कब जाएंगे, लेकिन वो भी गए, वो भी गया। अब ये जो इस वक्त रजीम, इस वक्त जो हुकूमत एक किस्म की रूलिंग पार्टी है, इसके बारे में ये मजबूत करते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये मजबूती चंद अरसे की है या चंद साल की है? ये मजबूती इस गवर्नमेंट के टेन्योर की कंप्लीट करने तक तो है, होनी भी चाहिए। मैं इस चीज का हामी हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोबारा से सियासी शहीद ना होने दिया जाए। इनकी हुकूमत डीरेल करके इनके ये 3.5 बकिया साल जो है इनके भी एमपीएम के भी कंप्लीट होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में नहीं है। पीटीआई इज रूलिंग इन केपीके,
People's Party is ruling in Sindh and Balochistan. PMLN is ruling in Wafaq and Punjab. ऑपोजिशन में कौन है? और सिंध में इत्तेहादी एमके, कोई ऑपोजिशन में नहीं। ये सब मिलकर पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश कर लें अपनी तरफ से, इनसे ना हुई तो फिर हम आके कर देंगे। तो आप समझते हैं कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं? सर ये तो अल्लाह के इख्तियार में, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। और जहाँ तक बात है करंट सिनेरियो की, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जिस तरीके के हालात है। और उसमें सबसे बड़ा कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है। उसने इमरान खान के साथ वही किया जो नून लीग की करंट लीडरशिप ने नवाज शरीफ के साथ किया, जो एमक्यूएम की करंट लीडरशिप ने अल्ताफ हुसैन के साथ किया। पीटीआई इज अनफॉर्चुनेटली अ फैन क्लब ऑफ अनगाइडेड मिसाइल्स। ये वो मिसाइल है जिन्होंने फटना है, अब आपके घर पे फटते हैं, मेरे घर पे फटते हैं, या अपने घर पे फट जाते हैं। ये किसी ने उसे गाइड नहीं किया हुआ, इसमें सिर्फ है कि इसने फटना है। तो ऐसे ही मिसाइल्स को अक्सर फिर डिफ्यूज कर दिया। आज बल्कि इकोनॉमिस्ट में एक बहुत बड़ा डिटेल एक आर्टिकल छपा है जिसमें खास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से कहा गया कि वो सारे के सारे एक वो काले जादू टोने से पूरे निज़ाम चल रहे थे और इमरान खान को बाकायदा एडवर्टाइज किया गया था पूरा उनके ऊपर एक किस्म का बुशरा बीबी का असर था। आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं कि क्या इतना स्टेट के मामलात पे इतना क्या खतौनी? इन मौजूआत पे नून लीग ने भी कमेंट्स किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, मजहबी जमातों ने भी किया है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जब बनी थी तो उसके अगले हफ्ते लाहौर प्रेस क्लब में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा था। मेरे अल्फाज थे सरदार साहब कि अगर मेरी पार्टी के किसी बंदे ने मरियम बीबी पे या बुशरा बीबी पे या बख्तावर बीबी पे या आसिफा बीबी पे जरा सा भी जाती तनकीद या अटैक करने की कोशिश की उसके कैरेक्टर पे, तो ऐसे बंदे को मैं अपनी पार्टी से निकाल दूंगा। सर हम औरतों पे सियासत नहीं करते, हम औरतों के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन की बुनियाद पे सियासत नहीं करते। ये जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा इसको किस नजर से? दुनिया में लॉबिंग होती है, सहाफ़ी सिर्फ पाकिस्तान के नहीं खरीदे जाते हैं, सहाफ़ी कहीं के भी खरीदे जा सकते हैं। ह्यूमन नेचर रिमेन्स सेम आइदर इन पाकिस्तान और इन अमेरिका, आइदर इन यूके और इन बांग्लादेश। ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम। आई हैव बीन टू सेवरल एयरपोर्ट्स, आई हैव सीन रिश्वत एवरीवेयर, ब्राइबरी हर जगह होती है और खरीदो फरोख्त हर जगह होती है। वो मुल्क जिसकी मईशत ही अफ्रीकन और मिडल ईस्ट और अफगानिस्तान के सोने हीरे जवाहरात और यहाँ के कोल रिजर्व से चल रही हो, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो दुनिया को सच बताएगा? उसने वही बताना है जो उसको पे किया जाता है। तो मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ। एक खातून, बापर्दा खातून, इमरान से मुझे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं इमरान खान से, लेकिन उसकी वाइफ पर किसी किस्म की तनकीद करना एक गैरतमंद मर्द का शेवा नहीं होता। ये अगर नून करे या पीपी करे या कोई मजहबी जमात करे, वो सब लानत के मुस्तहिक है। और अगर कोई मरियम बीबी पे भी जाती अटैक करे तो वो भी लानत का मुस्तहिक है। आप पॉलिसी से इख्तलाफ करें, आप आइडियोलॉजी से इख्तलाफ करें, लेकिन इस हद तक ना जाए कि कल को हमारे बुशरा बीबी की आइडियोलॉजी से मुत्तफिक है? उनकी क्या आइडियोलॉजी है? शी इज नॉट अ पॉलिटिकल लेडी। अब मुझसे मरियम बीबी की आइडियोलॉजी की बात, लेकिन आज तो सारे फैसलों में एक किस्म का उनका पूरा इन्फ्लुएंस होता था। अकॉर्डिंग टू दैट मीडिया जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं। इकोनॉमिस्ट की क्या क्रेडिबिलिटी है? बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स न्यूज की क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो 60,000 बच्चों के कातिल को एक अमन का गहवारा और अमन पसंद बंदा पोर्ट्रे करके बता देता है? इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों को दहशतगर्द बताता है, इराक वालों को दहशतगर्द बताता है, अफगानिस्तान के उन लोगों को दहशतगर्द बताता है जिनके ऊपर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फेंके गए थे? मैं उनकी क्रेडिबिलिटी को कभी भी उन्हें क्रेडिबल सोर्स नहीं मानता। मेरे लिए क्रेडिबल सोर्स अल जजीरा है, वो कि उससे कई इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इन सब से बहुत मेरी नजर में शहीद सर्विस साहब, आप एक इंतहाई मुदब्बर और एक इंतहाई कहते हैं कि एक नजरियाती इंसान हैं और कदरों से जुड़े हुए, मट्टी से जुड़े हुए और खास तौर पर पाकिस्तानियों से जुड़े हुए मुझे लगे हैं सर। मैं इस चीज़ की आपको ज़रूर मुबारकबाद दूंगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 25 साल से मैं इसी दश्त का एक किस्म का सहरा का मुसाफिर हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा
कि अपने आप को, आप सारी बातें आगे जनरल इलेक्शन आ रहा है, ये मैं आखिरी मेरा क्वेश्चन है आपसे और फिर आपको इजाजत देंगे। आप अगले आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए क्या ऐसा टूल इख्तियार करना आप करेंगे, या किस तरह आप जाना चाहेंगे कि अगला जनरल इलेक्शन कम से कम इतना जरूर हो कि शहीद हैदर सियालवी भी का दावा लीडर बनकर उभरे, जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है? सर होगा अब ये चीजें, क्या करेंगे हम वो तो हम नहीं बता सकते। वो हमसे पहले जमात इस्लामी कर लेगी या कोई और जमात कर लेगी, हम करेंगे कुछ अच्छा करेंगे और ऐसा करेंगे कि लोग मजबूर होंगे कि यार इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे ही लोगों की जरूरत है और वो वोट देंगे। यूथ को कहीं पीछे लगा के इमरान खान की तरह तो नहीं कर लेंगे फिर? अल्लाह ना करे कि हम लोग एक्सप्लॉइट करें लोगों को मजहब की बुनियाद पे या वतनियत की बुनियाद पे या किसी भी बुनियाद पे। अल्लाह करे कि हम उन लोगों में ना हो जो मजहब बेचते हैं या जो वतन बेचते हैं या जो यूथ बेचते हैं, जो यूथ बेचते हैं। यस यस यस, अल्लाह करे कि हम जो नारा लगा रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के काबिल भी हों। अल्लाह हमें इतना इख्तियार दे, इतना इक़्तिदार दे और इतनी जुर्रत दे कि हम लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो अपनी आइडियोलॉजी पे। बस ये दुआ करें। फैसलाबाद के अपने चाहने वालों के लिए खास तौर पर, क्योंकि फैसलाबाद डिवीजन जो है वो हमें बहुत ज्यादा इस हवाले से देखते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? सर इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जहां भी रेलवे इंजन नजर आए आप नून लीग की गाड़ियों में बैठे, पीपी वालों से बिरयानी खाएं, मोहर रेलवे इंजन पे लगाएं और आपका हक बनता है उनकी गाड़ियां, उनकी बिरयानी की प्लेट वो आपके टैक्स के पैसों की है, वो आपके वालिद साहब के टैक्स के पैसों की। आप चाहें अब आप मजहबी जमातों के वो क्या कहते हैं पोलिंग स्टेशन पे जाके हलवे भी खाएं, लेकिन आपका हक लेकिन रेलवे इंजन पर मोहर लगाएं आप। हाँ मोहर इस पे लगाए, हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। वरना आपके बाप दादा भी पछता रहे हैं नून पीपी को वोट दे, क्या आपकी आने वाली नस्लें भी पछताएं? नाज़रीन, आप देख रहे थे शहीद हैदर सियालवी, इंतहाई डिवोटेड, जिसे कहते हैं कि इंतहाई ज्यादा डेडिकेटेड इंसान। वो अपनी पार्टी को एक नई जहद के साथ ऊपर लेके जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे नौजवानों को, मैं क्योंकि जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को एक दफा जरूर मौका देना चाहिए, जो कुछ करना चाहते हो, जो कुछ करना, जो खास तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हों, पाकिस्तानियत के साथ जुड़े हों, इस मिट्टी से मोहब्बत रखते हों। और खास तौर पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इस वक्त हम सबको चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेस का एक, सब लोग ये चाहते हैं कि उससे मोहब्बत की जाए। इस वक्त पूरी पाक फौज को एक किस्म का मलाइन किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस चीज से जो बचाने वाली शख्सियत है, आई थिंक से कि ये शहीद हैदर सियालवी हैं। और उम्मीद करते हैं कि यूथ इनके साथ जिस तरह जुड़ी हुई है, जिस तरह के अपने आप को एक किस्म का पेनिट्रेट कर रहे हैं मुसलसल, तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा सियासत में एक इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करेंगे और इंतहाई ज्यादा कामयाबियां भी समेटेंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार मीर को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।